कक्षा 12 में पिछली क्लास में यानी वीडियो में हमने बताया था प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन क्या होता है, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बताए थे, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना। और बताया था आपको गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहाँ तक आपको करा दिया है। अब मैं बता रहा हूँ गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है। अब देखिए, पिछली वीडियो में भी मैंने इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। इसमें वक्रता केंद्र क्या होता है, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो वक्रता केंद्र है सी, ठीक है ना, उस गोले को केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। नंबर 2, वक्रता त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पी से लेकर सी तक की दूरी जो स्मॉल आर लेते हैं, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। तीसरा है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P से व्यक्त करते हैं। ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु है P, इसी को हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। तीसरी। नंबर 4, मोक्ष अक्ष। मोक्ष अक्ष क्या है, कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मोक्ष अक्ष कहते हैं। नंबर 5, दर्पण का द्वारक, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। और इस चित्र में M1 से लेकर M2 तक दर्पण का द्वारक कहलाता है, जो पिछली वीडियो में भी बताया था। ये M1 M2 परावर्तक तल के व्यास को हम द्वारक बोलते हैं। मोक्ष फोकस, दर्पण की मोक्ष अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मोक्ष अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से व्यक्त करते हैं। जैसे ये मोक्ष अक्ष है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, छठवां पॉइंट, के ध्रुव फोकस दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से व्यक्त करते हैं। ये M1 ये है, P से लेकर F तक की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। अब नोट करके बताया कि अवतल दर्पण की फोकस, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक तथा उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वह आभासी होता है, क्योंकि ये दाईं तरफ है। ठीक है ना, दर्पण के पीछे है, दर्पण के आगे नहीं है, ये दर्पण के आगे है, इसलिए ये वास्तविक और ये आभासी होता है। फोकस तल, वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मोक्ष अक्ष के लंबवत होता है। इस फोकस में से होकर जाए, ये फोकस बिल्कुल लंबवत जाए, एकदम परपेंडिकुलर, ऐसे, इस तरह से बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक, ऐसे। अब दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स में। यदि फोकस दूरी को F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तब F बराबर होता है R/2, और यही F तथा R में संबंध है। F मीन्स फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध भी है, F = R/2। अब आता है गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के कुछ नियम होते हैं। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के निम्नलिखित 3 नियम हैं। इनमें से किन्हीं 2 नियमों को लगाकर हम प्रतिबिंब खींच सकते हैं। पहला नियम तो यह है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण
अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस को जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। ये 3 नियम हैं। इन 3 नियमों में से कोई से 2 नियम लगाकर हम प्रतिबिंबों को खींच सकते हैं, उनकी स्थिति को पता कर सकते हैं। अब है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना यह है कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत का मतलब है कि दर्पण से थोड़ी दूरी पर हो, ये नहीं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूरी पर हो। दर्पण इसका मतलब है अनंत मीन्स कुछ इतनी दूरी कि वो वहाँ से प्रतिबिंब बन सके, है ना। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम अनंत मान लें, यानी इसकी अपेक्षा, इसके द्वारा दर्पण की अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा दूरी पर रखी हुई है। तो ये ओ डैश कोई वस्तु है। 2 नियम लगाए हमने। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात यहाँ से सीधी निकल गई, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, उसी मार्ग से वापस लौट रही है, और जहाँ पर ये दोनों किरणें मिल रही वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनता है, उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई कहाँ पर बनना है, फोकस पर बनना है, वस्तु से छोटा बन रहा है, और प्रकृति हो गई वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है। दूसरी, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में है, वक्रता केंद्र सी और अनंत आगे है, इनके बीच में ओ वस्तु है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाने वाली उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी एफ तथा सी, यानी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से छोटा हो गया आकार, और प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब की जो बनते हैं वो वास्तविक और उल्टे ही हैं। ठीक है। तीसरी है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर हो, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, दूसरी किरण फोकस से होकर जाने वाली परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक और उल्टा है। चौथी कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में है, इसमें मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। ये देखिए फोकस और वक्रता केंद्र में ओ डैश वस्तु है, यहाँ से चलने वाली किरण समांतर मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात फोकस में से जाती है, और फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। 2 नियम लगे, जहाँ पर ये मिलती हैं वहीं पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है आकार में, वास्तविक है और उल्टा है। और कहाँ बनता है, अनंत वक्रता केंद्र से आगे और अनंत के बीच में बनता है। नंबर 5वीं कंडीशन है जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस पर हो, यहाँ पर है वस्तु मुख्य फोकस पर ओ डैश, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, दूसरी जो किरण है ये यहाँ से गई परावर्तन के पश्चात ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं। चूँकि ये दोनों किरणें समांतर, मतलब इनके बीच की दूरी घटती जा रही है, तो ये कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, इन्फिनिटी है। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। 6वीं कंडीशन है जब वस्तु ध्रुव P तथा फोकस के बीच हो, ध्रुव P ये है और फोकस है आपका ये, इनके बीच में वस्तु ओ डैश है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गणी, ये गई, ठीक है, और यहाँ से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, रेड वाली है जो, दूसरी किरण ये गई, यहीं से लौटकर वक्रता केंद्र से निकल रही है। इन दोनों किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, आगे चलिए और बड़ी हो जाएगी, तो ये प्रतिबिंब कहीं नहीं बनेगा। तो हम मान लेते हैं इन किरणों को जब आगे यानी दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरणें आई डैश पर मिलती हैं, जहाँ पर वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बन जाता है,
और आभासी बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है।